नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। एक बार फिर से आपकी इस अभाव भरी क्लास में स्वागत है ना। अभाव भरी क्लास का मतलब समझ रहे हो आप? अभाव भरी क्लास का मतलब ये हो गया दोस्तों कि अभी इस परिस्थिति में क्लास लेना, बाहर जा पाना बहुत ही मुश्किल सा हो गया दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे करके आपकी क्लास जो है ना चलती रहे, किसी भी प्रकार से जो ना आपकी क्लास में क्या नहीं आए दोस्तों, रुकावट नहीं आए। इसके लिए मैं कोशिश में रात दिन लगा हुआ हूँ दोस्तों। तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी क्लासें चलती रहें। इसी तरीके से मैं यूट्यूब से ये लैपटॉप से भी क्लासें ले रहा हूँ दोस्तों। भाई मुझे पता है कि लैपटॉप में आपका पढ़ने का इंटरेस्ट जो है ना दोस्तों बहुत कम आ रहा होगा। मुझे पता है कि आपको पढ़ने में रुचि नहीं हो रही होगी, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा होगा। आपको छोड़ो, मुझे भी पढ़ाने का इतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक हाथ में मार्कर और वो ब्लैक बोर्ड बोर्ड पर लिखने वाली फीलिंग ना हो ना, तब तक ऐसा नहीं लगता है जैसे पढ़ा ही नहीं रहे हैं। अब तक जोश भी अपने अंदर इंक्रीज नहीं होता है। तो मुझे पता है कि मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको भी अजीब सा लग रहा हो। लेकिन परिस्थिति ऐसी है दोस्तों, कर भी कुछ नहीं सकते। इसलिए मैं टॉपिक भी ऐसा नॉर्मल ही ले रहा हूँ। मैं चाहूँ तो बढ़िया टॉपिक भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं लैपटॉप पर इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, और केवल ऐसे थ्योरिकल बोलूंगा तो थोड़ा बहुत सी बोरिंग सी भी लगेगी आपको चीज़ें। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे केवल और केवल क्या करवा रहा हूँ, डेफिनेशन करवा रहा हूँ, ताकि फिर से अपन पैनल पर जब पढ़ने लगेंगे, जब बोर्ड पर पढ़ने लगेंगे, तब इन परिभाषाओं का लफड़ा अपने अंदर नहीं रहेगा। ये जो परिभाषाओं का जो मैटर है ना, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये डेफिनेशन बैंक जो है ना, इसको अपन इस लैपटॉप से भी पूरी कर देते हैं। इसलिए छोटी छोटी क्लासें, 25-30 मिनट की क्लासें हैं। आप कहोगे तो मैं और कम भी कर दूंगा, 20-20 मिनट में ही बना दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अपन को ये क्लासेस जो ना जल्दी जल्दी अपन को क्या करनी है दोस्तों, कंप्लीट करनी है। ये होने के बाद में अपन, मुझे जैसे 24 तारीख तक आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 24 के बाद में 99% चांस है कि लॉकडाउन में थोड़ी बहुत छूट दे दी जाएगी, और छूट दे दी गई तो श्योर अपन 100% वापस बोर्ड के ऊपर, और वही रेगुलर क्लासेस जो अपनी चल रही थी वैसी क्लासेस में तैसे भी स्टार्ट कर दूंगा। और इस बार लॉकडाउन खुल गया तो मैं कोशिश भी करूंगा कुछ न कुछ करके, है ना, पैनल ही अपने घर पे ले आए एक आध। मैं मूड में भी हूँ पूरा, फिर अपन को कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना पैनल जब चाहें रात को 12 बजे तक पढ़ें, 2 बजे तक पढ़ें, सुबह उठ करके पढ़ें, जब जैसे चाहें आपको पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं होगी। तो मैं इस कोशिश में भी लगा हुआ हूँ। बहुत जल्द मतलब आप लोगों का प्यार हाथ साथ रहा तो बहुत जल्द जो है ना अपन अपना खुद का स्टूडियो भी खोल देंगे। तो अभी तक नहीं है, तब तक अपन को क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा दोस्तों, और अपने पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है दोस्तों। तो जैसे जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करिए तो, और पढ़ते रहिए, और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से जारी रखिए दोस्तों, है ना। नहीं समझ में आ रहा है आपको, आपको लग रहा है कि नहीं डेफिनेशन थोड़ी बोरिंग सा टॉपिक है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो है इसका अपन कुछ नहीं कर सकते। मैं भी मान रहा हूँ ऐसे टॉपिक में निरस्ता आती है, मुझे भी पता है। मुझे पढ़ाते हुए निरस्ता आ रही है, तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ते हुए तो आ ही रही होगी, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई वो ऐसी वो है नहीं। तो 100% आपको निरस्ता आ रही होगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जैसे जैसे पढ़ना है, पढ़ना आपकी मजबूरी होगी, और आपके पास में कोई तरीका बचा भी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी आपके पास में नहीं बचा है। तो तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहिए। और ये मानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन ये रीट भी आपके करोड़ मोरों वाली बात है ना। को पता, मैंने पहली क्लास के अंदर भी ये बात मैंने आपको बोलती कि यदि ये रीट आप क्लियर नहीं कर पाए ना दोस्तों, अगली रीट 3 से 4 साल तक आपको दर्शन नहीं देगी। 3 से 4 साल तक आपको नई रीट नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि नई 3 से 4 साल के अंदर नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, और नई शिक्षा नीति लागू होगी, टीचर बनना बहुत ही भारी पड़ जाएगा अपने लिए। तो ये आपके करो या मरो वाली रीट है, और इसमें सीट निकालनी अपने लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करिए, और जैसे जैसे आपकी जो सीट है उसको क्या करनी है, अपन को सुनिश्चित कर देनी है दोस्तों। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए, आपको पता है कि मैं बहुत कम टाइम वेस्ट करता हूँ, ऐसी कोई बात अपन करते नहीं है जिसमें टाइम पास हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए, टाइम पास किए, सीधे सीधे चलते हैं आज की अपने डेफिनेशन बैंक के अंदर। पार्ट 7, 7वीं क्लास जो रहेगी दोस्तों आज अपनी रहेगी। 7वीं क्लास के अंदर पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशन के बारे में कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। 6 क्लासें अपन ने की है। 6 क्लासों का अपन यदि अनुमान भी निकालें तो लगभग लगभग, यदि अपन अनुमान भी अगर निकाल करके समझें, तो लगभग लगभग जो है ना अपन ने कितनी कर दी है कि लगभग लगभग अपन ने 60 के आसपास डेफिनेशन पढ़ लिए। 60-70 डेफिनेशन अभी तक अपन ने अलग अलग तरीके से पढ़ लिया। आज आपकी 80 के आसपास डेफिनेशन जो है ना क्लियर हो जाएगी दोस्तों। चलिए, पहली डेफिनेशन निकालते हैं आज की, क्या कहती है और क्या नहीं कहती है। देखिए, आज की पहली डेफिनेशन ये रही आपकी स्क्रीन पर, है ना। क्या कहती है ये पहली डेफिनेशन, कि जिस विधि में बल्लभ, नहीं भाई बालक, बल्लभ नहीं है ना, ये आगे वाला बल्लभ काट देना, बालक ही है। कि जिस विधि में बालक विविध तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी निष्कर्ष या सिद्धांत तक पहुंचने का प्रयास करता है, उसे आगमन विधि कहते हैं। कल भी अपन ने आगमन विधि की परिभाषाएं पढ़ी थी। आगमन विधि की परिभाषा पढ़ते पढ़ते अपनी क्लास कल खत्म हो गई थी, तो आज वहीं से वापस आपकी
स्टार्ट हो रही है। तो आगमन विधि की परिभाषाएं अपन पढ़ रहे थे दोस्तों। आगमन विधि की परिभाषाओं के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है वह परिभाषा एक शिक्षा शास्त्री के द्वारा दी गई युंग या इसी को जुंग नाम से भी पहचाना जाता है। यंग, युंग, जुंग, जंग, ये चार नाम है दोस्तों। ये चार नाम कहीं पर भी आ जाए, ये चारों नाम एक ही शिक्षा शास्त्री के। कोई युंग पढ़ता है, कोई जुंग पढ़ता है, कोई जंग पढ़ता है, कोई यंग पढ़ता है, लेकिन चारों की चारों बातें यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक जैसी हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि जिस विधि में बालक विविध तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी निष्कर्ष या सिद्धांत तक पहुंचने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहेंगे, आगमन विधि कहेंगे। भाई कौन सी विधि कहेंगे दोस्तों, आगमन विधि कहेंगे। अब देखिए इसको मैं समझाता हूं क्या है और क्या नहीं है इसके अंदर। बालक विविध तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर क्या होता है दोस्तों, तथ्य के बिन, क्योंकि आपने बालक के सामने क्या प्रस्तुत कर दिए, उदाहरण प्रस्तुत कर दिए, बालकों के सामने आपने उदाहरण रख दिए। अब बालक क्या करेगा, उन उदाहरणों को सॉल्व करते करते, उन उदाहरणों को समझने के लिए कई प्रकार के तथ्यों की आवश्यकता ले, कई प्रकार के सिद्धांत लाएगा। तो उन तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपना दिमाग लगाते हुए, उन तथ्यों के आधार पर तथ्य उसको प्राप्त हो जाएंगे जैसे जैसे वो उदाहरण का सॉल्यूशन करने लगेगा। तो अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी निष्कर्ष या सिद्धांत तक पहुंचने का प्रयास करता है। वह खुद कुछ न कुछ नियम बनाने का, कुछ न कुछ सिद्धांत बनाने का प्रयास करता है। वह क्या कहलाएगी, आपकी आगमन विधि कहलाएगी। देखिए इसको, इसमें क्या होता है, आगमन विधि मैंने आपको पहले क्लियर पढ़ा रखा है ना दोस्तों। आपने विधि नहीं पढ़ी हो तो विधि में जाकर के देख लेना, आगमन विधि मैंने आपको पढ़ा रखा है ना। आगमन विधि की यदि अपन बात करें तो वहां पे यही सिस्टम था आगमन विधि के अंदर के अध्यापक जो होता है वह बालकों के सम्मुख क्या प्रस्तुत करता है दोस्तों, उदाहरण प्रस्तुत करता है। उदाहरण समस्या के रूप में होते हैं। बालक जैसे जैसे उन उदाहरणों को सोल्व करने की कोशिश करता है तो कुछ विविध प्रकार के तथ्यों का भी बार बार उसमें प्रयोग करेगा। फिर अपना दिमाग लगाते हुए खुद एक नए निष्कर्ष या एक सिद्धांत तक पहुंच जाएगा कि ये उदाहरण इस तरीके से सोल्व हो रहा है, इस उदाहरण के अंदर ये वाला भाग इस वजह से सही माना जाएगा। एक निष्कर्ष तक, एक नियम तक पहुंच जाता है और एक निष्कर्ष और सिद्धांत का निरूपण कर देता है। उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, आगमन विधि कहेंगे। भाई कौन सी विधि कहेंगे दोस्तों, आगमन विधि कहेंगे। दैट्स क्लियर। तो आगमन विधि हम किसे कहेंगे दोस्तों, कि जब बालकों के सामने प्रस्तुत की गई उदाहरणों को बालक तथ्यों के आधार पर, अपने दिमाग के आधार पर उनका सॉल्यूशन निकालते निकालते एक निश्चित सिद्धांत या निष्कर्ष तक पहुंच जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, आगमन विधि कहेंगे। तो आगमन विधि के बारे में बात करें तो युंग और जुंग नाम के शिक्षा शास्त्री ने आगमन विधि की यह परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी, इसको एक बार वापस पढ़ लीजिए। इन्होंने परिभाषा दी है, जिस विधि में बालक, ये बल्लभ कुछ नहीं है ना, बालक विविध तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी निष्कर्ष या सिद्धांत तक पहुंचने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, आगमन विधि कहेंगे। कौन सी विधि कहेंगे, आगमन विधि। आगमन विधि में यह बात आप स्पष्ट तौर पर याद रखना दोस्तों, है ना, कंफर्म की आगमन विधि के अंदर नियमों का निर्धारण बालक स्वयं करता है। अध्यापक केवल उन नियमों का संशोधन कर सकता है, विश्लेषण संश्लेषण कर सकता है। नियमों का निर्धारण या निष्कर्ष तक कौन पहुंचता है, बालक स्वयं पहुंचता है। स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचने का क्या करता है दोस्तों, प्रयास करता है। देखो छोटी छोटी बातें याद रखनी जरूरी होती है ना। पूछ भी लें कि आगमन विधि में नियमों का निर्धारण कौन करता है, बालक या अध्यापक। अपने यही पढ़ रखा है कि आगमन विधि में उदाहरण देकर के नियम प्रस्तुत किया जाता है और निगमन में नियम बता करके उदाहरण दिए जाते हैं। नहीं दोस्तों, उदाहरण के आगमन विधि में समस्या के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करता है अध्यापक, जिसको बालक स्वयं अपनी मानसिक शक्तियों के अनुसार स्वयं निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है और एक सिद्धांत तक पहुंचता है, एक निष्कर्ष तक पहुंचता है। उसे हम क्या कहेंगे, आगमन विधि कहेंगे। और यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, तो यह परिभाषा दी गई है युंग या जंग के द्वारा, युंग या जुंग के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। चलते हैं अगली परिभाषा पर। कहीं कहीं परिभाषाएं बहुत छोटी छोटी भी आएगी, है ना। आगे वाली परिभाषाएं क्या कह रही हैं, ये शिक्षा के बारे में दी। जॉन कॉटनडे नाम, ये बहुत बढ़िया शिक्षा शास्त्री था। इतनी घुमावदार डेफिनेशन इसने दी है ना, इतनी प्यारी प्यारी, बहुत लॉजिक भरी डेफिनेशन इस शिक्षा शास्त्री ने दी है दोस्तों। बहुत अलग, यूनिक कह सकते हो आप, बहुत ही यूनिक परिभाषाएं इसके द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो इन्होंने ये परिभाषा दी है शिक्षा के संदर्भ में। किसके संदर्भ में दी है, शिक्षा के संदर्भ में। पढ़ो, यहाँ पे डेस है ना, पढ़ो पढ़ो, कुछ और पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, प्रत्येक विषय के बारे में पढ़ो। यानी कि शिक्षा के संदर्भ में क्या परिभाषा दी है, पढ़ो पढ़ो, कि आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ और पढ़ो। यदि आपने पहले वाला पढ़ लिया है तो कुछ नया पढ़ो, है ना। कुछ भी पढ़ो, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्या नहीं पढ़ रहे, कुछ भी पढ़ो,
प्रत्येक विषय के बारे में पढ़ो, लेकिन क्या करो, पढ़ो। ये परिभाषा आपके रीड के ऊपर भी क्या होती है दोस्तों, पूरी की पूरी सेट होती है। जॉन कॉटन डेना की ये परिभाषा है ना, अपने जीवन में उतार लेना, जीवन सफल हो जाएगा दोस्तों। क्या बढ़िया परिभाषा दी है इसने, क्या मस्त परिभाषा दी है। कि क्या परिभाषा दी है दोस्तों इसने, ये इसने परिभाषा दी है कि पढ़ो, है ना, कुछ भी पढ़ो, कुछ और पढ़ो, ये पढ़ लिया तो अब और नया पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, प्रत्येक विषय के बारे में पढ़ो, लेकिन पढ़ो, पढ़े शुरू नहीं। शिक्षण विद्या नहीं समझ में आ रही है, मनोविज्ञान पढ़ो, मनोविज्ञान नहीं समझ में आ रही, हिंदी पढ़ो, गणित पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, सामाजिक पढ़ो, है ना, जो भी आपके आता है, भूगोल, इतिहास, राजनीति जो भी आती है वो पढ़ो, लेकिन पढ़ो, पढ़ाई को मत रोकने दो। कुछ तो कुछ क्या करते रहो दोस्तों, पढ़ते रहो, क्योंकि यही आपको एक लक्ष्य तक लेकर के जाएगा, अपने जीवन को सार्थक बनाएगा दोस्तों। जीवन में अनुभव होना बेहद जरूरी है, और अनुभव केवल और केवल पढ़ने से मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव किससे मिलता है, आपको शिक्षण से मिलता है दोस्तों। अधिक से अधिक आपको क्या करनी चाहिए, नवीन नवीन सामग्री को क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। नवीन नवीन सामग्रियों को आपको क्या करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। इसी के द्वारा ही आपका जीवन क्या हो सकता है दोस्तों, सफल हो सकता है। तो ये परिभाषा आप याद भी कर लेना, बहुत सिंपल सी बात है, जॉन कॉटन डेना की, और अपने जीवन में भी इसको उतार लेना कि जीवन में यदि सफल होना है तो जॉन कॉटन डेना की परिभाषा को अपने आदर्श परिभाषा आज बना लेना कि पढ़ो, पढ़ो, कुछ और पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, प्रत्येक विषय के बारे में पढ़ो, लेकिन पढ़ो, पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ो, किसी भी संदर्भ के बारे में पढ़ो, लेकिन क्या करते रहो दोस्तों, पढ़ते रहो। पढ़ना आपके जीवन में, मेरा अभी तक जो मेरा समय चल रहा है, मैं नहीं मानता हूं कि कोई ज्यादा उम्र है जो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें आपके सामने करूं, लेकिन जितनी भी उम्र है मेरा फिक्स है कि मैं अभी 21 पेज पे आ गया हूं। मैं प्रतिदिन अभी भी आपके सामने 21 पेज पढ़ करके सोता हूं। किसी भी किताब के पढ़ूंगा, कुछ भी पढ़ूंगा, लेकिन 21 पन्ने पढ़कर ही सोऊंगा। ये प्रतिदिन का मेरा नियम है, जो मैंने एक पेज से शुरू किया था, आज मैं 21 पन्नों से पहुंच गया। किसी भी किताब से पढ़ूंगा, भाई श्रीमद् भगवत गीता पढ़ूं या किसी पॉलिटिशियंस की किताब पढ़ूं या कुछ भी पढ़ूं, लेकिन 21 पत्ते मुझे प्रतिदिन के पढ़ने हैं, और वो मुझे 21 पेज पढ़ने में मुश्किल से 30 से 35 मिनट लगते हैं दोस्तों। 30 से 35 मिनट में मैं 21 पन्ने पढ़ लेता हूं। तो ये आपकी ज्ञान की वृद्धि हो रही है। तो जॉन कॉटन डेना भी यही कहना चाहिए, पढ़ना। कुमार विश्वास का नाम सुना होगा, जो जिसे मैं अपना आदर्श मानता हूं, वो प्रतिदिन 100 पेज पढ़ करके सोता है, 100 पेज वो प्रतिदिन के पढ़ता है। आज उसके ज्ञान का लेवल बढ़िया सा हो गया। तो ऐसे अपनी भी एक चीज की रूटीन बनाओ दोस्तों। तो मैं 21 पेज पे, मैं भी पहुंचा, अपन भी कभी कभी 100 पेज पे पहुंच ही जाएंगे, आज के आज नहीं, साल भर 5 पहुंचेंगे, लेकिन 100 पेज पे अपन भी पहुंचेंगे, तब अपना ज्ञान और भी लेवल वाला हो जाएगा। तो आप शिक्षक बनोगे, विभिन्न संदर्भ में आपको बात करनी पड़ेगी, विभिन्न विभिन्न तथ्यों पर आपको लोगों को समझाना पड़ेगा। तो आपके पास में एग्जाम्पल होना चाहिए, बोलने का मैटर होना चाहिए, बोलने का कंटेंट होना चाहिए, तब आपका आत्मविश्वास भी आएगा, और आप बच्चों के सामने एक अच्छे आदर्श टीचर के रूप में प्रस्तुत भी हो सकोगे, लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। आप शिक्षक बनोगे, गुरु बनोगे, और गुरु के पास में यदि ज्ञान नहीं है तो फिर वो गुरु भी नहीं है दोस्तों। तो ये जॉन कॉटन डेना को अपने जीवन में उतार देना है। क्या उतार देना भाई, पढ़ो, पढ़ो, कुछ और पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, प्रत्येक विषय के बारे में पढ़ो। ये प्राइमरी स्कूल में पहले से कविताएं आती थी, चलो चलो, चल चल चल, घर चल, है ना, टन टन घंटी बजी, घर चल, उस टाइप की परिभाषा दी है जॉन कॉटन डेना ने। ठीक है सर, चले नेक्स्ट परिभाषा पर। ये रही आपकी अगली परिभाषा। अगली परिभाषा दी है श्री मेंजिल नाम के शिक्षा शास्त्री ने। किसने दी है दोस्तों, श्री मेंजिल नाम के शिक्षा शास्त्री ने परिभाषा दी है कि वर्णोच्चार विधि के द्वारा, परिभाषा को एक बार पढ़ लेते हैं अपन, कि वर्णोच्चारण विधि के द्वारा अपरिचित शब्दों को पहचानने में सहायता तो मिलती है, परंतु ये द्रुत पाठ, द्रुत नहीं है दोस्तों, द्रुत पाठ, जो तेज गति से पाठ करते हैं ना, वो द्रुत गति से बाधा रहित वाचन में यह विधि बाधक मानी जाती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में यह परिभाषा आई है, वाचन के संदर्भ में यह परिभाषा आई है दोस्तों। तो वाचन के संदर्भ में ये क्या परिभाषा आई है, कि यह परिभाषा आई है दोस्तों कि वर्णोच्चारण विधि जो है, वर्ण का उच्चारण करने वाली जो विधि है, उसको हम कहते हैं वर्णोच्चारण विधि। भी कौन सी विधि कहते हैं, वर्णोच्चारण विधि, अर्थात वर्ण का उच्चारण करने वाली विधि, उसे हम क्या कहेंगे, वर्णोच्चारण विधि कहेंगे। तो वर्णोच्चारण विधि के द्वारा अपरिचित शब्दों को पहचानने में सहायता तो मिलती है। अपरिचित शब्दों को पहचानने में क्या मिलती है आपको, सहायता। वर्ण उच्चारण करेंगे तो ऐसे जो शब्द हैं जो आप नहीं जानते हो, ऐसे नए शब्द तो आपको क्या मिलेंगे, पहचानने में मदद मिलेगी। क्यों मिलेगी, वर्ण उच्चारण कर रहे हैं, अध्यापक कर रहा है और उसके साथ में आपको क्या करना, उच्चारण करना है। तो नए शब्द, अपरिचित शब्द, जिन शब्दों से आप पहले से परिचित नहीं हो, ऐसे शब्दों को पहचानने का मौका तो आपको इस वर्णोच्चारण की विधि के द्वारा मिलेगा। लेकिन ये कह रहा है द्रुत गति से, तेज गति से, जब तेज गति से
बाधा रहित वाचन में यह विधि बाधक मानी जाती है, क्योंकि जब आप तेज गति से अध्ययन करोगे, द्रुत वाचन जब करोगे, तो यदि आप चाहते हो कि द्रुत वाचन बाधा रहित हो, तो वहां पे वर्णोच्चारण विधि आपके काम नहीं करेगी, क्योंकि आप तेज गति से पढ़ोगे तो वर्णोच्चारण इतने स्पष्ट नहीं होंगे, और द्रुत गति से पढ़ोगे वर्णोच्चारण नहीं होंगे, तो यह विधि वहां पे कैसी होगी, बाधा के रूप में काम करेगी, यह विधि वहां पे काम नहीं करेगी। कौन सी विधि काम नहीं करेगी दोस्तों? वर्णोच्चारण वाली जो विधि है वह विधि वहां पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो वर्णोच्चारण विधि के द्वारा आप अपरिचित शब्दों को पहचानने में तो सहायता मिलती है, लेकिन उसको द्रुत गति से, तेज गति से बाधा रहित वाचन करने में यह बाधा उत्पन्न करती है। कौन सी विधि उत्पन्न करती है? तो वर्णोच्चारण विधि जो है ना दोस्तों, क्या उत्पन्न करती है? बाधा उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे ये जो परिभाषा होगी वो किसकी हो जाएगी? श्री मेंजिल की परिभाषा। तो आइए मैं इस परिभाषा को अपन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि वर्णोच्चारण विधि के द्वारा अपरिचित शब्दों को पहचानने में सहायता तो मिलती है, परंतु द्रुत गति से बाधा रहित वाचन में यह विधि बाधक मानी जाती है। यह परिभाषा जिसके द्वारा दी गई है उसका नाम है दोस्तों श्री मेंजिल महोदया। क्या नाम है दोस्तों? श्री मेंजिल महोदया। ये परिभाषा उसके द्वारा दी गई। चलते हैं अगली परिभाषा पर। दोस्तों थोड़ा सा मन लगा करके बैठना, मानता हूं ये बहुत ही नीरस भरा विषय है, नीरस भरा टॉपिक है, यहाँ पे मन लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जहां स्वार्थ होना वहां पे मन लगा दिया करो। जो आपके फायदे की चीजें ना, मन नहीं भी लग रहा है तो भी क्या करते दोस्तों, हो जाता है ना कॉम्प्रोमाइज। ऐसी लड़की के साथ में शादी हो जाए ना जिसके साथ में आपकी अच्छी बन नहीं रही, लेकिन थोड़े दिन बार बार जबरदस्ती उसके साथ में रहते तो धीरे धीरे क्या होता है भाई, बनने लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। हाँ, तो कॉम्प्रोमाइज करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी समायोजन का भाव है यहाँ पे ना, निरस्ता आ रही है लेकिन थोड़े दिन है ना मन लगा करके बेटा, ये निरस्ता अपने आप क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। मजबूरी समझिए इसको, है ना। हाँ, ये परिभाषा ल्यूइस के द्वारा दी गई है दोस्तों। किसके द्वारा दी गई है? एक शिक्षा शास्त्री है जिसका नाम है ल्यूइस। ल्यूइस के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा दी गई है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पढ़ते हैं एक बार इस परिभाषा को। वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। देखो, ल्यूइस ने भी वापस कौन सी परिभाषा दी? वाचन के संदर्भ में परिभाषा दी। भाई किसके संदर्भ में परिभाषा दी है दोस्तों? वाचन के संदर्भ में परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है? इन्होंने कहा कि वाचन एक प्रकार का साधन है। क्या है दोस्तों? वाचन एक प्रकार का साधन है जिसके माध्यम से बालक जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। वाचन का मतलब पढ़ना। वाचन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पढ़ना। अब आप वाचन कर रहे हो तो वाचन एक प्रकार का एक साधन है, एक माध्यम है जिसके द्वारा जो बालक है ना, मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जो भी शिक्षा शास्त्रियों ने, जो भी शिक्षा विधियों ने प्रत्येक मानव के द्वारा जो भी ज्ञान संचित किया गया है, उस संचित ज्ञान को उसने कहीं न कहीं पुस्तक में उखेरा होगा, कहीं न कहीं उसको लिखा होगा, उस लिखे हुए ज्ञान से परिचित हो सकता है। संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है, मतलब संपूर्ण मानव ने जो ज्ञान प्राप्त किया होगा वो कहीं न कहीं उन्होंने लिखा होगा, उसको पढ़ करके वाचन के माध्यम से बालक उस संपूर्ण ज्ञान से क्या हो सकता है दोस्तों? परिचित हो सकता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा जिस शिक्षा शास्त्री के द्वारा दी गई है उस शिक्षा शास्त्री का नाम है दोस्तों ल्यूइस। क्या नाम है दोस्तों? ल्यूइस। बहुत ही प्यारा नाम है ना, ल्यूइस। इस ल्यूइस ने क्या किया दोस्तों कि वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है दोस्तों ल्यूइस के द्वारा। क्लियर? चलते हैं अगली परिभाषा पर। ये रही अगली परिभाषा आपकी स्क्रीन पर रीड के लिए ना। एडगर डेल, नाम बहुत सुना होगा। एडगर डेल हमारे लिए, हमारे रीट वैक्सीन में बहुत पॉपुलर रहा था एडगर डेल। हमारे बाद में काफी लोग पढ़ाने भी लग गए इस एडगर डेल को। तो सबसे पहले हम लोग लेकर के, मैं नहीं कह रहा हूं ना, हम लोग, अपन लोग लेकर के आए थे। इस बार ये बहुत पॉपुलर हुआ ये एडगर डेल। मैं इसलिए लेकर के आया, दो तीन टेट में इसके संदर्भ में प्रश्न पूछ लिए थे इससे रिलेटेड, इसलिए मैं ये लेकर के आया था। रीट में तो अभी तक एडगर डेल को लेकर के कोई प्रश्न आया नहीं, सेकंड ग्रेड में आते रहते हैं। तो एडगर डेल क्या कहता है दोस्तों? एडगर डेल के बारे में अपन यहाँ पे अपन जानते हैं। तो एडगर डेल ने क्या परिभाषा दी है? देखिए, पंक्तियों पर पढ़ो, पंक्तियों के मध्य पढ़ो, पंक्तियों के नीचे पढ़ो, पर अवश्य पढ़ो। देखो, इन्होंने भी पढ़ाई वाली बात कह दी। किसकी बात कह दी?
पढ़ाई वाली बात करी, पढ़ाई वाली किसके, इसने भी वाचन के संदर्भ में एडगर डेल ने। दोस्तों मैं एडगर डेल के बारे में आपको बता दूं कि एडगर डेल ने वाचन के ऊपर अपने शिष्यों के साथ पर एक शोध भी किया था, है ना। उस शोध को एक शिक्षा शास्त्री ने अपनी किताब लिखी थी ना, उस किताब के अंदर भी उसको क्या किया है, उन्होंने उखेरा है, उस किताब के अंदर भी उसको जगह दी है। तो एडगर डेल न केवल सहायक सामग्री के बारे में चर्चा की थी, इनके शिक्षण वाचन के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे शोध किए हैं। तो वहां पे इन्होंने क्या परिभाषा दी, तो वहां पे इन्होंने ये परिभाषा दी कि पंक्तियों पर पढ़ो। पंक्तियों पर पढ़ने का मतलब जो पंक्ति लिखी हुई है उसके ऊपर पढ़ो, पंक्तियों के मध्य पढ़ो, यानी कि जो पंक्ति लिखी हुई है उसको बीच में से पढ़ो, पंक्तियों के नीचे पढ़ो, पर अवश्य पढ़ो। देखिए आपको क्या करना है, भले निश्चित पंक्ति पढ़िए चाहे अनिश्चित पंक्ति पढ़िए, चाहे पहले पहली वाली पंक्ति पढ़िए चाहे अंतिम वाली पंक्ति पढ़िए, चाहे मध्य से पंक्ति पढ़िए, लेकिन पहले पढ़िए, क्योंकि पढ़ोगे तो आपके वाचन कौशल का विकास अपने आप हो जाएगा, वाचन कौशल का विकास स्वतः ही हो जाएगा। तो एडगर डेल महोदय जो थे उन्होंने यह बात पढ़ने के संदर्भ में कही है। भाई किसके संदर्भ में कही है, पढ़ने के संदर्भ में कही है। क्या कही है, पंक्तियों पर पढ़ो या पंक्तियों के मध्य पढ़ो, पंक्तियों के नीचे पढ़ो, पर अवश्य पढ़ो, पढ़ते रहो, कहीं से भी पढ़ो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, पढ़ते रहना है, अवश्य पढ़ते रहना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो एडगर डेल के द्वारा। क्या दी गई है, एक बार मेरे साथ दोहरा लेना वापिस, समझ जाना, दोहराओ। पंक्तियों पर पढ़ो, पंक्तियों के मध्य पढ़ो, पंक्तियों के नीचे पढ़ो, पर अवश्य पढ़ो, है ना। पंक्तियों का मतलब नहीं, हमारे यहाँ राजस्थान में पंक्तियों को सीढ़ियां कहते हैं, चढ़ने की जो सीढ़ियां नहीं होती है नाल जहां से अपन चढ़ते हैं, उनको हम पंक्ति कहते हैं। ऐसा मत कहना पंक्तियों पर पढ़ो, उन पंक्तियों के मध्य पढ़ो या पंक्तियों के नीचे पढ़ो, पढ़ना का मतलब होता है गिरना, तो वो नहीं कह रहा है ना, ये पंक्ति लाइन की बात कर रहा है दोस्तों, और वहां पे पढ़ने की नहीं, पढ़ने की बात कर रहा है। तो पंक्तियों पर पढ़ो, पंक्तियों के मध्य पढ़ो या पंक्तियों के नीचे पढ़ो, पर पढ़ो। देखो आज कितनी पढ़ाई की बात कर रहा है आपके लिए, शिक्षा शास्त्री भी कह रहे हैं आपको पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, पढ़ते रहो। पढ़ने वालों की नैया पार हो जाएगी, बैठे रहने वालों का कुछ भी होने वाला नहीं है। चलते हैं अंतिम नेक्स्ट परिभाषा के ऊपर। ये रही आपकी अगली परिभाषा दोस्तों। अगली परिभाषा क्या कह रहा है, अगली परिभाषा दी दोस्तों, थॉमस एवं रिस्क नाम के दो शिक्षा शास्त्री थे। ये तो बहुत आएंगे आपको, थॉमस और रिस्क के नाम तो आपको बहुत सुनने मिलेंगे, बहुत सारी, रिस्क ने तो बहुत ही परिभाषाएं दे रखी है। थॉमस एवं रिस्क ने क्या परिभाषा दे रखी है, इन्होंने दे रखी है कि सीखने के रूप में दिए जाने वाले निर्देश के रूप में शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। थॉमस एवं रिस्क ने वापस किसकी परिभाषा दे दी, शिक्षण की परिभाषा दे दी। क्या परिभाषा दी कि सीखने के रूप में दिए जाने वाले निर्देश के रूप में शिक्षण को परिभाषित किया जाता है, कि आपको सीखना है, कुछ न कुछ बालक को सिखाना है, सीखने के लिए क्या देंगे, निर्देश देंगे। निर्देश ऐसे सीखिए, इस तरीके से सीखिए, इसको हम शिक्षण कह सकते हैं। कि सीखने के लिए दिए गए निर्देश को हम शिक्षण की परिभाषा के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। यह बात किसने कही है, तो थॉमस और रिस्क दो शिक्षा शास्त्री थे, दोनों ने एक साथ मिलकर के यह बात कही है। क्या बात कही है दोस्तों, इन्होंने कही भाई सीखने के रूप में दिए जाने वाले निर्देश के रूप में शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। किसमें परिभाषित किया जा सकता है, कि सीखने के अधिगम अनुभव प्राप्त करने के लिए बालक को आप निर्देश दोगे, उस निर्देश को ही इन्होंने क्या कह दिया है, शिक्षण कह दिया, कि जो आप बालकों को निर्देश देते हो वही क्या है, शिक्षण है। यह बात किसके द्वारा दी गई है, तो यह बात दी गई दोस्तों थॉमस एवं रिस्क के द्वारा। दोस्तों इन परिभाषाओं को आप निश्चित तौर पर अपनी डायरी में उतारना। मैं कह रहा हूं 200 से 300 परिभाषाएं आपकी डायरी में हो जाएगी ना, आपका रजिस्टर जो होगा ना अलग ही लगेगा सब नोट्सों से, अलग, बहुत अलग फीलिंग आएगी कि हाँ हमारे नोट्सों में कुछ तो दम है जो दूसरे नोट्स में नहीं होता है। इतनी परिभाषाओं का कलेक्शन है मेरे पास में। आप शिक्षण वीडियो की 2000 से भी ज्यादा परिभाषाएं पड़ी हुई हैं, फिर भी मैं छांट छांट करके आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, है ना। कभी भी ऐसा मैंने खूब परिभाषाएं पढ़ी हुई, जितनी चाहे परिभाषाएं मैं दे सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको छांट छांट करके क्या दे रहा हूं दोस्तों, परिभाषाएं देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके लिए ज्यादा उपयोगी हैं, जिनके आने की संभावनाएं बनती हैं, जहां जैसी परिभाषाएं पूछी जा रही है। बड़ी परिभाषाओं में से हमेशा छोटी लाइन को काट करके भी आपको पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा किया गया है, तो बड़ी परिभाषाओं को थोड़ा समझने के ऊपर आपको क्या देना है, बल देना है। तो थॉमस एवं रिस्क शिक्षण के बारे में क्या बताते हैं दोस्तों, ये बताते हैं कि सीखने के रूप में दिए जाने वाले निर्देश के रूप में शिक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि सीखने के रूप में दिए गए निर्देश को ही हम शिक्षण कहेंगे। ये ऐसे ही कहा जा रहा है। ये प्रश्न आपको ऐसे घुमा करके भी पूछ सकता है, सीखने के रूप में दिए गए निर्देश शिक्षण कहलाते हैं। प्रस्तुत परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, थॉमस एवं रिस्क के द्वारा। ऐसे घुमा करके भी आपको क्या किया जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है दोस्तों आपको। तो गुमराह आपको नहीं होना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगली डेफिनेशन पर। अरे बाप रे, इतनी बड़ी।
डीआरपीएस महोदय की डेफिनेशन आई है दोस्तों, बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है ना। क्या डेफिनेशन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार पहले हल्की सी नजर मार के इसको पढ़ लेते हैं। पढ़िए एक बार मेरे साथ साथ। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों एवं मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। जिस देश की जैसी शासन एवं दार्शनिक परिस्थितियां होगी, वैसी ही वहां की शिक्षण प्रणाली होगी। बिल्कुल सत्य बात कही है ना। 100% यह बात सटीक है। 100% यह बात क्या है दोस्तों, सही है। ये कह रहा है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षण जो आप बालकों को करवाते हो वो हमेशा समाज के सापेक्ष करवाते हो। ये समाज के सापेक्ष घटित होने वाली घटना है जिसे हम शिक्षण कहेंगे। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो हमेशा समाज के मध्य होती है, समाज के सापेक्ष होती है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, हर देश की शासन प्रणाली कैसी है, वहां का संविधान कैसा है, वहां का शासन कैसा है, सामाजिक दर्शन, वहां की सामाजिक स्थिति कैसी है, सामाजिक परिस्थितियां कैसी है और वहां के मूल्य कैसे हैं, इसका प्रभाव शिक्षण के ऊपर 100% पड़ता है। ये डीआरपीएस सर कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों, इनका 100% प्रभाव पड़ता है। जिस देश की जैसी शासन प्रणाली होगी, जिस देश की जैसी सामाजिक परिस्थिति होगी, जिस देश की जैसी सामाजिक दार्शनिक व्यवस्था होगी, वैसी ही वहां की शिक्षण प्रणाली होगी। ये बात बिल्कुल सही है। अब यही बात अपन हिंदुस्तान को लेकर के देख लीजिए, भारत को लेकर के देखिए। अपन की शासन व्यवस्था को देखिए, अपन की दार्शनिक व्यवस्था को देखिए, अपनी सामाजिक परिस्थितियों को देखिए, फिर अपनी शिक्षण व्यवस्था देखिए। अपनी शिक्षण व्यवस्था बहुत स्लो चलती है दोस्तों। हमें अभी तक हम इतने सालों में यह तय नहीं कर पाए हैं कि बालक को विद्यालय में क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। कितने बड़े शिक्षाविद हैं। ये कमी कहीं ना कहीं हमारी रही है, क्योंकि जिन शिक्षाविदों को जहां जाकर के बैठना चाहिए वो शिक्षाविद वहां जाकर के बैठते हैं। हिंदुस्तान में शिक्षाविद बैठते दोस्तों। अब उनको अभी तक यही पता नहीं है कि मुझे कौन पहली क्लास वाले बच्चे को क्या पढ़ाना जरूरी है, छठी वाले को क्या पढ़ाना जरूरी है, कॉलेज वाले बच्चे को क्या पढ़ाना जरूरी है। ऐसे ही घसीटा पसीटा एक सिलेबस पाठ्यक्रम तैयार कर रखा है, बार बार बालकों को वही पढ़ाया जाता है, चाहे उचित है चाहे वो उचित नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये कह रहा है कि शासन प्रणाली जैसी होगी वही वहां की शिक्षण प्रणाली भी वैसी होगी। यानी कि आपको यदि वहां की शिक्षण प्रणाली अच्छी करनी है तो पहले शासन प्रणाली को आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सुधारना पड़ेगा। जब तक शासन प्रणाली नहीं सुधारी जाएगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, क्योंकि जैसे हमारा राजस्थान में एक नियम कर रखा है कि भाई 8वीं तक के बालकों को आप अनुत्तीर्ण नहीं कर सकते, उनको आपको उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, उनको आप फेल नहीं कर सकते हो। देखिए, ये कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। भाई नियम तो ये कहता है कि जब बालक 5वीं क्लास की योग्यता में पूर्ण नहीं होगा तो उसको छठी क्लास में अपन कैसे भेजते हैं, नहीं भेज सकते ना दोस्तों। 5वीं क्लास में पूर्ण उसकी शिक्षा होनी चाहिए। तो 5 से 6 में जा रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रही कि नहीं हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं अपने की शासन प्रणाली कमजोर है, इसलिए ये शिक्षण प्रणाली को भी क्या करें दोस्तों, कमजोर करें, इसलिए अपनी शिक्षा व्यवस्था उठ नहीं पा रही है। ये कितनी बड़ी कमजोरी है। मूलभूत आवश्यकता है देश की शिक्षा, और शिक्षा को ही क्या बनाया गया है, अभी कमजोर बनाया गया है। मैं डीआरपीएस सर से पूर्ण रूप से सहमत हूं। बहुत बढ़िया परिभाषा इन्होंने दी है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों एवं मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। जिस देश की जैसी शासन प्रणाली होगी, जिस देश की जैसी दार्शनिक परिस्थिति होगी, जैसी सामाजिक परिस्थिति होगी, जैसे मूल्य होंगे, उसका प्रभाव उस शिक्षण प्रणाली पर पड़ेगा, उसकी शिक्षा प्रणाली भी वैसी ही होगी। ये बात किसके द्वारा की गई है दोस्तों, तो ये बात की गई है डीआरपीएस महोदय के द्वारा। फिर से पढ़ लीजिए एक बार। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों एवं मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। जिस देश की जैसी शासन एवं दार्शनिक परिस्थितियां होगी वैसी ही वहां की शिक्षण प्रणाली होगी। यह बात किसके द्वारा दी गई है, डीआरपीएस सर के द्वारा दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली परिभाषा पर, जो हो गई ये वाली। ये परिभाषा क्या कह रही है दोस्तों, ये परिभाषा देखिए ह्यूजेस के द्वारा दी गई परिभाषा। किसके द्वारा दी गई दोस्तों, ह्यूजेज के द्वारा यह परिभाषा दी गई है, शिक्षण के संदर्भ में दी गई है। ये कहते हैं कि शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना। क्या अर्थ है दोस्तों, शिक्षण का अर्थ इन्होंने कहा है सीखने में सहायता करना। भाई किस में सहायता करना, सीखने में सहायता करना। तब तक कुछ नहीं दिया गया जब तक वह ग्रहण नहीं किया गया,
तब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया जब तक वह सीखा नहीं गया। आज परिभाषाएं बहुत बढ़िया आई हैं दोस्तों, जी खुश हो गया, इतनी बढ़िया बढ़िया परिभाषा आई है। देखिए इन्हें का शिक्षण का अर्थ सीखने में सहायता प्रदान करना है। शिक्षण का अर्थ क्या है? बालक सीख रहा है, आप शिक्षण करवा रहे हो तो उसके सीखने में, उसके अनुभव में आप क्या कर रहे हो? मदद कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? शिक्षण कहेंगे। बिल्कुल इन्होंने सटीक परिभाषा दी, बहुत अच्छी परिभाषा दी, नो डाउट। ये कहते हैं तब तक कुछ नहीं दिया गया जब तक वह ग्रहण नहीं किया गया। आपने कितना भी बालक को पढ़ाया, यदि उस चीज को बालक ने ग्रहण नहीं किया है, मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ाया है। मैं आपको कितना कुछ दे रहा हूं, लेकिन यदि आप उस चीज को ग्रहण नहीं कर रहे हो ना, तो मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूं। यही कह रहे ना, तब तक कुछ नहीं दिया गया जब तक वह ग्रहण नहीं किया गया। जब तक बालक ने आपके द्वारा कराया गया शिक्षण, आपके द्वारा दिया गया अनुभव बालक ने ग्रहण नहीं किया है, मतलब तब तक बालक ने कुछ भी नहीं किया है। तो बालक ने कब तक कुछ नहीं किया है? जब जब तक आपका दिया हुआ अनुभव बालक ग्रहण नहीं कर लेगा, बालक उसे प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक आपके द्वारा उसको कुछ नहीं दिया गया। दूसरी लाइन क्या कह रही है? तब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया है जब तक वह सीखा नहीं गया है। यानी कि तब तक आपने जो पढ़ाया है वो पढ़ाया हुआ नहीं माना जाएगा जब तक बालक सीख नहीं जाता। यदि बालक सीखा नहीं है, मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ाया। आपने कितना भी बेहतर पढ़ाया, लेकिन यदि बालक नहीं सीखा है ना, तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ाया। कितनी बढ़िया परिभाषा दी है। एक शिक्षक के लिए ये भाषा सबसे, एक शिक्षक यदि बन रहा है तो शिक्षक के लिए ये आदर्श परिभाषा है कि जब तक बालक नहीं सीख रहा है, जब तक बालक ग्रहण नहीं कर रहा है, मतलब तब तक आपने कुछ नहीं किया है। बालक सीख रहा है, बालक ग्रहण कर रहा है, मतलब आपने पढ़ाया, बिल्कुल श्रेष्ठ है, बिल्कुल आपको वो क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। आप जो पढ़ा रहे हो वो बिल्कुल सही है। तो शिक्षण का अर्थ सीखने की सहायता करना है। तो बहुत बढ़िया परिभाषा ह्यूज महोदय के द्वारा दी गई है दोस्तों। किसके द्वारा दी गई है? ह्यूजेस महोदय के द्वारा बहुत ही बढ़िया परिभाषा दी गई है कि शिक्षण का अर्थ सीखने में सहायता करना है। तब तक कुछ नहीं दिया गया जब तक वह ग्रहण नहीं किया गया, तब तक कुछ पढ़ाया नहीं गया जब तक वह सीखा नहीं गया। मतलब जब तक बालक ने ग्रहण नहीं किया है, तब तक आपने कुछ नहीं किया है ना, बालक को कुछ नहीं दिया है। बालक ग्रहण करेगा तब वो दिया है। आपने दे तो बहुत कुछ दिया है, आपने तो मैंने बच्चों को इतना पढ़ा दिया, फिर भी बच्चे नहीं समझ रहे। अरे जब तक बच्चे ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपने उसको कुछ नहीं दिया है। जब तक बच्चे सीखेंगे नहीं तब तक आपने पढ़ाया भी नहीं है। तो ये टीचर के लिए कि बालक को ग्रहण करवाना चाहिए, बालक को सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही परिभाषा होगी। ये ह्यूजेस महोदय के द्वारा बहुत ही सटीक परिभाषा जो है इसके संदर्भ में दी गई है दोस्तों। चलते हैं अगली परिभाषा पर। डॉक्टर राधाकृष्ण। हाँ, बहुत सारे शिक्षा शास्त्री को पढ़ पढ़ कर थक जाते हैं ना, फिर कभी कभी भारतीयों का नाम आता है तो अपन को भी क्या लगता है दोस्तों? अच्छा लगता है। गर्मी बड़ी भारी है, पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ता है आप लोगों को, बाकी पंखे की आवाज आ जाती है, मेरी आवाज नहीं आ पाती आपके पास में। शिक्षा को मनुष्य एवं संपूर्ण समाज का निर्णय करना चाहिए, इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण है। क्या परिभाषा है, एकदम मन खुश करने वाली परिभाषा है। क्या परिभाषा दे रहे हैं कि शिक्षा को मनुष्य एवं संपूर्ण समाज का निर्णय करना चाहिए, इस कार्य को किया बिना शिक्षा अपूर्ण है। यदि कि आपने बालकों को शिक्षा दी, आपने शिक्षा ग्रहण कर रखी है ना, तो आप मनुष्य एवं संपूर्ण समाज का निर्णय करना चाहिए। क्या गलत है, क्या सही है, किसको किस तरीके से करना चाहिए, किसको किस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या बदलाव नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्माण कौन करता है दोस्तों? शिक्षा करती है। शिक्षा का होना बेहद जरूरी है दोस्तों, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि मॉडल होने के चक्कर में ना, अपने आप को विकसित देशों को कंपेयर करने के चक्कर में ना, मूलभूत चीजों को छोड़ दिए जा रहे हैं। अब इनको पता ही नहीं कि भारत की वैल्यू ज्ञान से है भाई, किससे है? ज्ञान से है। तो ज्ञान की वैल्यू जो होती है वो बहुत लेवल वाली होती है, लेकिन ज्ञान की श्रद्धाएं आजकल कम होती है। आप देखते हो कि कभी ये कहीं पर कथा चल रही है, कोई ज्ञान की बातें कह रहा है ना, वहां पे कभी भी भीड़ नहीं जाती है। लेकिन ये आजकल के छोरे जो दिल्ली मुंबई के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, उनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जबकि वो क्या कर रहे हैं भाई? सामाजिकता को और भ्रष्ट कर रहे हैं, अलग मतलब एडल्ट गालियां वगैरह दे रहे हैं जो समाज के लिए उचित नहीं है, जो समाज से बाहर नहीं आने चाहिए। हम अरे सब लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं, वो जानते वही बता रहे हैं, लेकिन ये समाज में खुले तौर पर बताना भी एक प्रकार से अभद्रता है, वो हमको अच्छा लग रहा है। वो नहीं है दोस्तों, ये शिक्षा नहीं है। आप पढ़ लिख करके यदि ऐसा काम कर रहे हो ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। पढ़े लिख करके पढ़े लिखो जैसा काम करना चाहिए। तो शिक्षा का मतलब क्या हो गया? मनुष्य एवं संपूर्ण समाज का निर्णय करना ही शिक्षा है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी?
डॉक्टर राधाकृष्ण। आप पढ़े होना तो आपको समाज का निर्णय लेने का हक है, प्रत्येक मनुष्य के बारे में निर्णय लेने का हक है कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हम पढ़ लिख करके इतने स्वार्थी बन जाते हैं कि केवल और केवल अपना स्वार्थ साधते हैं, समाज और व्यक्ति के बारे में अपन क्या करते हैं, पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी से भागने का काम है दोस्तों। इस देश को जिंदा रखना है, इस देश को सुरक्षित रखना है, तो हम शिक्षित लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस देश के बारे में सोचें, न कि अपने स्वार्थ के बारे में। प्रत्येक मनुष्य के बारे में सोचें, प्रत्येक समाज के बारे में सोचें। तो डॉक्टर राधाकृष्ण ने बहुत ही शानदार परिभाषा दी है कि शिक्षा को मनुष्य एवं संपूर्ण समाज का निर्णय करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण है। यदि आप यह काम नहीं कर पा रहे हो, यदि आप समाज का निर्णय नहीं ले पा रहे हो, प्रत्येक मनुष्य के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तब आपका पढ़ाया हुआ सारा व्यस्त है। आपने जितना भी पढ़ा है ना वो व्यर्थ है, वो कोई काम का नहीं, वो अपूर्ण है। आपके पास में ज्ञान है लेकिन अपूर्ण। बहुत सारे टीचर बन गए, पीएचडी कर रखी है, नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि समाज में क्या सही और क्या गलत है। जैसे मैं बोलता हूं ना, कभी कभी आपको पता हो तो भी सरकार ने अभी जैसे पहले कोरोना को जब लॉकडाउन नहीं लगा था तो कोचिंग सेंटर बंद कर दिए थे, लेकिन वो चुनाव करवा रहे थे, गलत था। तो हमने आवाज खोली और बोली, तो क्योंकि समाज के लिए ये गलत है तो हमने आवाज खोली। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, मैंने नहीं खोली, हमने आवाज खोली। आप लोग भी थे मेरे साथ में, आप लोगों के साथ में मैं बोला हूं। तो मैंने ये आवाज दी, मैंने वीडियो वायरल भी किया था, बहुत अच्छा चला भी था दोस्तों। मैं हर टॉपिक पे से बोलता था। ये अपने शिक्षित होने का प्रमाण है कि आप गलत को गलत बोलने की एक हिम्मत रखते हो दोस्तों। तो ये परिभाषा राधा कृष्ण के द्वारा दी गई थी, बिल्कुल सही थी। चलते हैं अगली परिभाषाओं के ऊपर। आज परिभाषा भी सारी इतनी आ गई कि जिसके ऊपर चर्चा बहुत अधिक होने लगे दोस्तों। यह उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा है जो किसके द्वारा दी गई है, गुलिन और ब्यायर के द्वारा दी गई है दोस्तों। किसके द्वारा दी गई है, गुलिन और ब्यायर के द्वारा दी गई है। क्या परिभाषा दी गई है कि उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं होने पर किया जाता है। क्या कह रहा है ये, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, बुरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं होने पर किया जाता है। ये उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है, बुरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं होने पर। यानी कि बालक की आदत बुरी आदतें पढ़ रही है और अच्छी आदत नहीं है, तब बालक का क्या किया जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। अरे बुरी आदत का पढ़ना और अच्छी आदत का नहीं होना क्या कहलाता है, त्रुटि तो कहलाती है, समस्या ही तो कहलाती है। और इसी त्रुटि का क्या किया जाता है, आपका उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है गुलिन ब्यायर के द्वारा, है ना, ब्यावर मत कर देना, ब्यायर। उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं होने पर उपचार किया जाता है। ये थी दोस्तों आज की अपनी क्लासेस, जिसके अंतर्गत अपन ने 10 परिभाषाओं के ऊपर और चर्चा की और समझने की कोशिश की। बोरिंग क्लास है, फिर भी आप मेरा साथ दे रहे हो, आप मेरे साथ में पढ़ रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो बोरिंग कुछ नहीं होता है, हर चीज कहीं ना कहीं काम आती है। ज्ञान कैसा भी हो सकता है दोस्तों, ज्ञान कहीं ना कहीं आपके कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है। लेकिन लॉकडाउन खुलने दो, अपन धमाल कर देंगे, लेकिन आप जुड़े हुए रहिए। मैं पढ़ाने की इच्छा नहीं थी, मैं चाहता तो ये बंद कर सकता है, कौन लैपटॉप पे इतनी बेजामारी करे, इतनी माथाफोड़ी कौन करे दोस्तों, बहुत दिक्कत होती है। नेटवर्क भी नहीं है, मोबाइल के नेट से क्लास अपलोड करनी पड़ती है। आप समझो 2 GB की क्लास, 1.5 GB की क्लास कैसे अपलोड करते होंगे हम, तो बड़ी दिक्कत जैसी बात हो जाती है। लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई की रफ्तार नहीं टूटे, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मजबूती के साथ मनोबल को एकदम मजबूत करते हुए अपनी तैयारी को जिंदा रखें। निश्चित ही आपको अपना लक्ष्य की प्राप्ति होगी। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, अपने और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही डेफिनेशन बैंक में नई परिभाषाओं के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।